12 सितंबर 2017 को बेंगलुरु कर्नाटक में एक 19 साल का युवक शरथ, जो बेहद गर्व से अपने पिता निरंजन, एक सम्मानित इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा था, ने अपने लिए एक नई रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी। हर युवा की तरह वह भी अपनी नई बाइक अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उत्साहित था। उस दिन शरथ ने केंगेरी बेंगलुरु के इलाके में जाने का फैसला किया। उसने अपनी मां से कहा कि वह दोस्तों से मिलने जा रहा है और मां ने खुशी खुशी उसे जाने दिया, यह कहते हुए कि वह जल्दी घर लौट आए। लेकिन रात होते होते शरथ घर नहीं लौटा। रात 10 बजे तक जब परिवार ने उसे कॉल किया तो उसका फोन बंद था। चिंता बढ़ने लगी। निरंजन, शरथ की मां और बहन ने उसके दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद किसी ने उसे देखा हो। लेकिन निराशा तब हुई जब किसी भी दोस्त को उस दिन शरथ के बारे में कुछ पता नहीं था। परिवार की चिंता हर गुजरते पल के साथ गहरी होती गई और उन्हें डर लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो सकता है। अगले दिन परिवार को एक भयानक संदेश मिला, एक व्हाट्सएप वीडियो जिसने उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। वीडियो में एक डरा हुआ और बेजान शरथ दिखाई दिया। उसकी आंखों में आतंक साफ नजर आ रहा था। मुझे किडनैप कर लिया गया है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। किडनैपर्स के पास हथियार हैं, वो मेरी रिहाई के लिए 5 मिलियन रुपए चाहते हैं। ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ। उसके परिवार का दिल दहला गया और पैनिक ने उन्हें घेर लिया। एक और भयावह वीडियो में शरथ ने चेतावनी दी, उन्हें हमारे परिवार के बारे में सब पता है, वो मेरी बहन पर नजर रख रहे हैं, पुलिस को मत बताना, बस फिरौती दे दो। ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಕಾಸು ಆದಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। विनाश और सदमे में डूबे निरंजन वीडियो को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन भागे। स्थिति की गंभीरता साफ थी। एक सरकारी अधिकारी के बेटे का अपहरण हुआ था। यह मामला तुरंत कार्रवाई की मांग करता था। डिप्टी पुलिस कमिश्नर चेतन राठौड़ ने 5 विशेष टीमों का गठन किया और सेंट्रल क्राइम ब्रांच की मदद ली। हर अधिकारी जानता था कि इस केस में बहुत बड़ा खतरा है। पुलिस ने शरथ की तलाश केंगेरी में शुरू की, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने उसके सभी दोस्तों से पूछताछ की। उनमें से एक था विशाल, शरथ का बचपन का साथी, जो हमेशा से शरथ और उसके परिवार के करीब था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की एक टीम बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान पत्थर की खदान तक पहुंची। माहौल डरावना था, लेकिन समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। सुबह का समय था और पुलिस अधिकारी तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने एक नीली चादर से एक जगह को ढककर खुदाई शुरू की और हर फावड़े के साथ उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। 2 घंटे की कठिन मेहनत के बाद खदान की खामोशी एक भयानक खोज से टूट गई। झाड़ियों के नीचे शरथ का निर्जीव शरीर छिपा हुआ मिला। यह हकीकत बहुत भारी थी और सभी के मन में सवाल उठने लगे। कौन इतनी बेरहमी से यह अपराध कर सकता है? जवाब चौंकाने वाला था और जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब था। शरथ एक जिंदा दिल 19 साल का लड़का था जिसे बाइक्स का गहरा शौक था। हाल ही में उसने एक चमचमाती नई रॉयल एनफील्ड खरीदी थी और वह इसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बेताब था। लेकिन उस मनहूस दिन रात के 10 बज चुके थे और शरथ अब तक घर नहीं लौटा था। उसी दौरान शरथ ने अपने परिवार को एक डरावना व्हाट्सएप वीडियो संदेश भेजा जिसमें उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, मुझे किडनैप कर लिया गया है। यह सुनकर निरंजन सदमे में आ गए
और तुरंत उन वीडियो के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस को अंदेशा था कि जल्द ही किडनैपर फिरौती के पैसे के लिए शरत के परिवार से संपर्क करेंगे। शरत ने अपने संदेशों में बताया था कि वह फिर से कॉल करेगा, इसलिए पुलिस निरंजन, उनकी पत्नी और बेटी के हर आने वाली कॉल पर कड़ी नजर रख रही थी। साथ ही वे केंगेरी भी गए, जहां शरत ने अपने दोस्तों से मिलने की बात कही थी और उसके सभी जानने वालों से पूछताछ शुरू की, जिसमें उसका बचपन का दोस्त विशाल भी शामिल था। जब विशाल को शरत के किडनैपिंग के बारे में पता चला तो वह बुरी तरह टूट गया। एक होशियार इंजीनियरिंग छात्र जो पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा निकालता था, विशाल शरत और उसके परिवार के काफी करीब था। वह अपने दोस्त को खतरे में देखकर चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने भी शरत की खोज में मदद करने की ठानी, इस उम्मीद में कि वह अपने दोस्त को सुरक्षित वापस ला सके। शरत के किडनैपिंग के बाद विशाल शरत के पिता निरंजन के साथ पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन हालात और भी खराब हो गए थे। किडनैपर्स ने दोबारा कॉल नहीं किया, जिससे सबके मन में अनिश्चितता और बेचैनी बढ़ने लगी। पुलिस पूरी मेहनत से काम कर रही थी। 5 टीमें विभिन्न भूमिकाओं में जुटी थीं: तकनीकी विश्लेषण, इंटेलिजेंस एकत्रित करना और जमीनी जांच। इस बीच विशाल भी पूछताछ में सहयोग कर रहा था और उसने बताया कि शरत के पास RS 2000 के नोटों का एक बंडल था। जब पुलिस ने विशाल से पूछा कि शरत को इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों थी, तो वह चौंक गया और साफ जवाब नहीं दे पाया। इससे पुलिस को उस पर शक होने लगा। आखिर शरत के पास इतना पैसा क्यों था? उसकी गुमशुदगी का रहस्य और गहराता जा रहा था। वह कहां था? वास्तव में क्या हुआ था? उसे किसने किडनैप किया था? सवाल हवा में तैर रहे थे और माहौल में तनाव भरता जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस एक शांत पत्थर की खदान तक पहुंची, जो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में थी। उस दिन सुबह पुलिस टीम वहां पहुंची और हर कदम पर उनकी तेजी नजर आ रही थी। उन्होंने एक खास इलाके को नीली चादर से ढककर खुदाई शुरू की। चारों ओर हरियाली से भरी शांतिपूर्ण जगह इस गंभीर काम के बिल्कुल विपरीत थी। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद उन्होंने एक डरावनी सच्चाई का सामना किया। झाड़ियों के नीचे शरत का निर्जीव शरीर दबा हुआ था। इस खोज ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। शरत की हत्या उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन उसका अपहरण हुआ था, यानी 12 सितंबर को, और उसका शव 21 सितंबर से उस खदान में पड़ा हुआ था। लेकिन इस जघन्य अपराध के पीछे कौन था? इसका चौंकाने वाला जवाब किसी के भी अंदाजे से ज्यादा करीब था: विशाल खुद। हाँ, वही विशाल जो खोज में मदद कर रहा था और पुलिस और शरत के परिवार के साथ सहानुभूति जताने का नाटक कर रहा था। असल में वही इस हत्या का मास्टरमाइंड था। उस मनहूस दिन 12 सितंबर को विशाल ने शरत को कॉल किया और बताया कि उसके एक दोस्त के पास बेनेली बाइक है और उसने शरत को साथ में राइड पर चलने का न्योता दिया। बाइक्स को लेकर उत्साहित शरत ने खुशी खुशी हामी भर दी। अपने बचपन के दोस्त पर बिना किसी संदेह के भरोसा किया। शरत केंगेरी पहुंचा अपने दोस्तों से मिलने की उत्सुकता में, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह विशाल और उसके साथियों प्रसाद, शांता कुमार और करण पाई द्वारा बिछाए गए जाल में फंसने जा रहा है। थोड़े से परिचय के बाद यह समूह पास के एक बार में जश्न मनाने चला गया, जहां उन्होंने कुछ बियर का आनंद लिया। लेकिन जल्द ही हंसी मजाक का माहौल खतरनाक हो गया। उन्होंने शरत का अपहरण कर लिया, उसे जबरन कार में डाल दिया और एक व्हाट्सएप वीडियो रिकॉर्ड करके उसके पिता निरंजन को भेज दिया। विशाल ने यह साजिश इसलिए रची थी क्योंकि वह जानता था कि शरत का पिता एक सरकारी आयकर अधिकारी है और उनका परिवार अमीर है, जिसमें केवल एक ही बेटा है। उसे लगा कि शरत का अपहरण करके वह आसानी से भारी फिरौती हासिल कर लेगा। इस बीच शरत की बहन, जो इस खौफनाक सच्चाई से अनजान थी, विशाल से संपर्क करती है, यह जानते हुए कि वह शरत का करीबी दोस्त है। उसने विशाल को अपहरण और फिरौती की मांग के बारे में बताया, बिना यह जाने कि विशाल खुद इस साजिश का हिस्सा है। उसकी आवाज सुनकर विशाल के मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। पकड़े जाने का डर उस पर हावी हो गया
और उसने अपने साथियों के साथ इस स्थिति पर चर्चा की। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए शरद को मारने का निश्चय किया। उन्होंने शरद का गला रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी। अपराध करने के बाद विशाल शरद के परिवार से मिलने गया, जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता न हो। उसका अभिनय इतना भयानक रूप से विश्वसनीय था कि उसके आसपास के लोगों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। असल में विशाल शांता कुमार की बहन से प्यार करता था और उसे हासिल करने की उसकी बेताबी ने उसे यह जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा शांता कुमार कर्ज में डूबा हुआ था, जबकि बाकी लोग जल्दी अमीर होने के लालच में थे। इन सब के कारण शरद के अपहरण का यह भयावह फैसला लिया गया। पुलिस को शुरुआत में लगा कि विशाल और उसकी गैंग के लिए RS5 मिलियन की फिरौती इकट्ठा करना आसान होगा, लेकिन डर ने उन्हें ऐसी गलतियां करने पर मजबूर कर दिया जो पुलिस की पकड़ में आ गईं। शुरुआत से ही विशाल पर शक था और पुलिस उसके फोन को मॉनिटर कर रही थी। उसकी कॉल्स का विश्लेषण करके पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिन्होंने उसे सीधे इस अपराध से जोड़ दिया। कड़ी पूछताछ के दौरान सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी, जिसमें विशाल, विनय, शांता कुमार और करण पी को शरद के अपहरण और हत्या के अपराधी के रूप में उजागर किया गया। पुलिस को इस बात से और भी ज्यादा झटका लगा कि अपराध के बाद के 10 दिनों में विशाल और उसके साथियों ने सबूत मिटाने के लिए कितनी हद तक कोशिश की। उनके धोखे और सावधानी से किए गए काम ने यहां तक कि पुराने अपराधियों को भी चौंका दिया। 12 सितंबर 2017 के उस मनहूस दिन शरद का अपहरण किया गया और दुखद रूप से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह था, उसकी मौत के बाद के दिनों में उसके शव का क्या हुआ? शुरुआत में विशाल ने शरद के शव को पास की झील में फेंक दिया और घर लौटकर ऐसा नाटक किया जैसे वह अभी भी अपने दोस्त की तलाश कर रहा हो। विशाल ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, शरद के परिवार को दिलासा देता रहा, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। उसके साथी जो झील के आसपास रहते थे, शव पर नजर रखते थे। लेकिन 2 दिन बाद जब शव फिर से पानी की सतह पर आ गया तो सभी आरोपी घबरा गए। उन्होंने शव पर पत्थर बांधने की कोशिश की, लेकिन जितने भी पत्थर जोड़े, शव फिर भी ऊपर आ जाता। जब उन्हें समझ में आया कि उनकी योजना विफल हो रही है, तो 20 सितंबर को हत्या के 8 दिन बाद उन्होंने शव को झील से निकाला और उसे कार में लाद लिया। वे एक सुरक्षित जगह की तलाश में दिन रात भटकते रहे और आखिरकार एक सुनसान पत्थर की खदान में पहुंचकर उसे दफनाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार अपनी साजिश छिपाने की सही जगह ढूंढ ली है। उन्होंने शरद के शव को एक गड्ढे में दफना दिया, उस पर नमक और मिट्टी डाल दी और राहत महसूस करते हुए घर लौट आए। लेकिन पुलिस की जांच उन पर कसी जा रही थी। तकनीकी तरीकों का उपयोग करते हुए और सबूत इकट्ठा करके पुलिस को विशाल पर गहरा शक हो गया। 21 सितंबर की रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार विशाल ने शरद के शव की जगह बता दी, जिसके बाद पुलिस उस पत्थर की खदान में पहुंची जहां शव दफनाया गया था। 22 सितंबर की सुबह एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस और गिरफ्तार किए गए अपराधियों के साथ शरद के माता पिता और बहन भी उस खदान में मौजूद थे। जो दृश्य उनके सामने आया वह बेहद दिल दहला देने वाला था। शरद का शव पूरी तरह से सड़गल चुका था, एक ऐसा दर्दनाक मंजर जिसे उसका परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। विशाल द्वारा किया गया विश्वासघात अब साफ हो चुका था। अपने गर्लफ्रेंड के कर्ज चुकाने के लिए लालच और मजबूरी में किए गए उसके काम ने उसे सीधा जेल पहुंचा दिया। पुलिस ने यहां तक ही नहीं रुकी, शरद के साथियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं शरद का परिवार अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने विशाल पर भरोसा किया था, ये सोचकर कि वह सच में शरद की भलाई के लिए चिंतित है। जब विशाल ने उन्हें बताया था कि शरद के पास पैसे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि वह अभी भी जिंदा है और कहीं बाहर है। लेकिन जो भयानक सच्चाई सामने आई वह उनके लिए बहुत बड़ी चोट थी कि शरद के अपने ही दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी थी। शरद ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था वे उसे इतने क्रूर तरीके से धोखा देंगे। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि बुरी संगत कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्ती की दुनिया में
किसी पर भरोसा करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि बुरे दोस्त होना दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। बाय बाय।